अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह के वास्ते नावल की 23 एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। खून में लथपथ शहान के वजूद को वहाँ मौजूद लोगों ने गाड़ी से निकाला था। आज वो अपने तमाम तर गुरूर और तकब्बुर के साथ बेयार और मददगार वहाँ पड़ा था। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी, इसे अस्पताल लेकर जाना है, वहाँ मौजूद किसी शख्स ने कहा था। कोई फ़ायदा नहीं, इसकी सांसें चल नहीं रही। एक आदमी ने इसकी सांसें चेक करते नफ़ी में सर हिलाया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वहाँ मौजूद सब लोगों ने अफसोस से कहा था। वो बिस्तर पर शाह की हालत में बैठी थी। फ़ोन नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ था। चेहरे पर महज इज़्तिराब था। आँख से एक आंसू फिसल कर गाल पर गिरा था और अगली लम्हे इसके लब अपने आप ही मुस्कुराए थे। मैं आज़ाद हो गई। आंखों में जैसे बेयकीनी थी। मैं आज़ाद हो गई। अब वो पागलों की तरह हंस रही थी। सारे काम मैंने अकेले ही करने हैं। अनाया गुस्से से कमरे में दाखिल हुई थी। तुम चलो, मैं शुक्राने के नफल अदा करके आती हूँ। हैं? किस चीज़ के शुक्राने के नफल? अनाया ने चिढ़कर पूछा था। आज़ादी के, मुस्कुरा कर कहती वो वुज़ू करने गई थी और अनाया इस पागल पर मिट्टी डालती बैल लॉन्च की तरफ पड़ी थी। जरमात बिछाए अनादिल ने शुक्राने के नफल अदा किए थे। वो अनादिल शिजा थी। इसने कहा था कि वो शहान मीर के मौत पर शुक्राने के नवाफिल अदा करेगी और इसने किए थे। दुआ मांगने के बाद अब वो उठी थी मुस्कुराती हुई। इसने ज़मीन पर पड़े हुए फ़ोन को उठाया था। पहाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी थर्ड क्लास मोहब्बत। खुद से मुखातिब होते अनादिल ने शहान को अपनी ज़िंदगी और अपने फ़ोन दोनों से ब्लॉक किया था। वो अब काफ़ी हद तक पुरसुकून थी। 1 साल बाद अंधेरी काली रात में वो नंगे पैर दीवानावार जंगल में भाग रही थी। अचानक ही सामने पड़े हुए पत्थर से वो बुरी तरह टकराई थी। ज़मीन पर जगह जगह कांटे बिखरे पड़े थे। जख्मी पाँव के साथ कराते हुए वो ज़मीन पर गिरी थी। दोनों पैर खून हो चुके थे। शहान वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी, पसीने से शराबू वजूद के साथ। अचानक ही अनादिल की आँख खोली थी। शहान अपना सर थामते वो बार बार इसे पुकार रही थी। क्यों छोड़ दिया तुमने मुझे? इस 1 साल में बहुत कुछ बदल चुका था। अनादिल की ज़िंदगी से मनो सुकून जैसे निकल ही गया था। क्यों दी तुमने मुझे तलाक? उकड़ती सांसों के साथ वो एक बार फिर बिस्तर पर ढह गई थी। महज पछतावों के सिवा अब इसके पास कुछ नहीं बचा था। बुलबुल, आई लव यू बुलबुल। तुम लाल रंग मत पहना करो, तुम तो हर रंग में ही क़यामत ढाती हो, मगर मुझे तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं दिखता। काला रंग तुम पर बहुत जचता है बुलबुल। मुसलसल छत को कोड़ते अब खामोश आंसू बहा रही थी। जल्दी से तैयार हो जाओ। अनाबिया ने एक गुलाबी रंग का सूट बिस्तर पर रखते हुए कहा था। मैं हरगिज़ तैयार नहीं होंगी और किसी भूल में मत रहिएगा। मैं यूं कांच की गुड़िया की तरह सज कर किसी के सामने जाऊंगी। अनादिल ने वो ड्रेस उठाकर ज़मीन पर फेंका था। आखिर मसला क्या तुम्हारे साथ? 1 साल में ये 5वां रिश्ता है जिसे तुम ठुकरा रही हो। अनाबिया और ज़ीशान की रुखसती हो चुकी थी और ज़ीशान इसे अपने साथ लाहौर ले गया था। अभी वो सबसे मिलने के लिए इस्लामाबाद आए थे। मुझे शादी नहीं करनी, अनादिल ने नजरें झुकाए संजीदगी से कहा था। तो तुम्हें कौन कह रहा है कि अभी शादी करो? अभी तो सिर्फ रिश्ता होगा और शादी में तो 1-2 साल लग ही जाते हैं। अनाबिया ने बहुत मोहब्बत से इसे समझाने की कोशिश की थी। अभी क्या, मैं कभी शादी नहीं करूंगी, अनादिल ने चीखती हुई कहा था। मेरा दिमाग खराब मत करो, चुपचाप तैयार हो जाओ, अनाबिया गुस्से से कहती कमरे से बाहर गई थी। शहान, क्यों किया तुमने मेरे साथ ये? अनाबिया के जाती अनादिल एक बार फिर शहान को याद करते रो दी थी। हाँ बोलो मरियम, आंसू साफ करते अनादिल ने फ़ोन उठाया था। तुम रोई हो? मरियम ने फिक्रमंदी से पूछा था। नहीं, इसकी आवाज़ भराई हुई थी। क्यों रोई हो? पिछले 1 साल से महज रोने और पछताने के सिवा अनादिल ने और कुछ नहीं किया था। मुझे शादी नहीं करनी मरियम। आंखों से पानी बहकर अनादिल का चेहरा भगो रहा था। क्यों? सब कुछ जानने के बावजूद भी मरियम ने पूछा था। तुम जानती हो, गाल पर लड़ियों की सूरत में बहते पानी को बेदर्दी से साफ करते अनादिल खोए हुए। मैंने कहा था तुम्हें बर्बाद कर लोगी खुद को। एक गहरी सांस हवा में तहलील करते मरियम ने नहायत अफसोस से कहा था। इसने धोखा दिया है मुझे, बेवफाई की है। क्या मोहब्बत के दावे करने वाले इस तरह से बीच राह में छोड़कर चले जाते हैं? वो अब भी शहान को ही कसूरवार ठहरा रही थी। अनादिल, जो होना था वो हो चुका है, अब भूल जाओ इसे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। नहीं, मैं दोबारा शादी नहीं करूँगी। अनादिल ने खटक से फ़ोन बंद करते खुद से दूर उछाला था। बेशक मुझे छोड़कर चले जाते, मगर यूँ मुझसे अपना नाम ना छीनते। एक वक्त था
وہ آخرت میں بھی اپنے ساتھ اس کا نام پکارے جانے پر خوفزدہ تھی، اور آج جب وہ نام چھن چکا تھا تو وہ شدید پچھتاووں میں گھری ہوئی تھی۔ کیسی ہو تم؟ انادل کے گلے لگتے ہوئے شانزے نے خوش دلی سے کہا تھا۔ ٹھیک ہوں، مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے وہ گستی سے گوئی ہوئی تھی۔ اب اس نے مسکرانا چھوڑ دیا تھا۔ انادل کی مسکراہٹ شاہان اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا۔ اتنے دنوں بعد مل رہے ہیں نا ہم؟ شانزے انادل کو اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش تھی۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد انادل نے تو خود کو گھر تک ہی محدود کر لیا تھا۔ تمہیں ایسے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ انادل کا اشارہ شانزے کے حجاب کی طرف تھا۔ شانزے سے 1 سال میں بس یہیں تک کا سفر طے کر سکی تھی، مگر اس سب کے باوجود انادل بہت خوش تھی، کیونکہ یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ کبھی کبھار شانزے میں سے اپنے آپ دکھتا تھا، اسے آج اپنا ماضی ازبر تھا۔ انادل، تمہیں پتہ ہے مجھے آج تمہارے چہرے پر کیا دکھ رہا ہے؟ شائستہ کا لہجہ حد درد نرم تھا۔ ہاں جانتی ہوں، پھٹکار، بدصورتی، ماتھے پر بدکاری کا داغ، نظریں چکائے لب بھینجے، انادل نے بے دردی سے کہا تھا۔ جواد والے حادثے نے اسے بالکل توڑ دیا تھا۔ شائستہ کے واپس آتی وہ اس سے ملنے اس کے گھر گئی تھی۔ اس کے گلے لگ کر تمام آپ بیتی سنا کر انادل کو کچھ حد تک سکون ملا تھا۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے مسکرائی تھی۔ اور تمہارے چہرے پر نور ہے انادل۔ انادل نے چونک کر نظریں اٹھائی تھی، اور اگلی ہی لمحے وہ شائستہ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد انادل نے اچھے سے چادر کو اپنے گرد لپیٹا تھا۔ دروازے تک پہنچ کر اسے اچانک ہی یاد آیا کہ اسے شائستہ سے کچھ پرانے نوٹس بھی لینے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ شائستہ کے کمرے تک پہنچتی، جنید کی آواز پر اس کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ اماں، میں نے کتنی دفعہ سمجھایا ہے آپ کو، ان دونوں بے حیا لڑکیوں کو میرے گھر میں مت آنے دیا کریں، اور خاص طور پر اس انادل کو۔ وہ شائستہ کو بھی سمجھا دے کہ وہ اس سے اپنی دوستی ختم کرے۔ وہ نہایت غصے کی حالت میں اپنی ماں سے مخاطب تھا۔ دہلیز پر کھڑے انادل کے تو منو آسانی خطا ہو گئے تھے۔ اس طرح کسی کو بے حیا کہتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ بہنوں کی طرح ہے تمہاری۔ ان کا لہجہ کافی سخت تھا۔ بے حیا کو بے حیا نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ وہ میری بہنیں نہیں ہے، میری بہن ایک ہی ہے، ایک ہی پاک باز لڑکی ہے۔ انادل میں اب مزید وہاں رکنے کی سکت نہیں تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے وہاں سے ہٹی تھی۔ آخر کیا غلط کہا تھا جنید نے؟ اس جیسی لڑکی کو آخر کیوں کوئی اپنی بہن بنائے گا؟ یہ آخری دن تھا جب انادل شائستہ کے گھر گئی تھی۔ اس دن کے بعد اس نے کبھی بھول کر بھی شائستہ کے گھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ انادل، تم کہاں کھوئی ہو؟ اسے سوچوں میں گم دیکھ کر شانزے نے استغفار کیا تھا۔ کہیں نہیں، انادل نے سر جھٹکا تھا۔ تم شادی کر رہی ہو؟ شانزے کے اس طرح پوچھنے پر انادل کا رنگ یکدم ہی پھک پڑا تھا۔ نہیں، تم سے کس نے کہا؟ انایا نے۔ انادل نے دانت پیسے تھے۔ یہ انایا کبھی نہیں سدھر سکتی۔ یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ تم کب کر رہی ہو شادی؟ نہایت چالاکی سے وہ موضوع بدل چکی تھی۔ میں کیسے کر سکتی ہوں شادی؟ بھرائی آواز کے ساتھ شانزے نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ واقعہ حیران ہوئی تھی۔ مجھے کون قبول کرے گا؟ اور جب میں اسے یہ بتاؤں گی کہ ماضی میں کسی کے ساتھ انوالو تھی، تب تو کوئی میرا ہاتھ نہیں تھامے گا۔ شانزے، زندگی اکیلے نہیں گزرتی، کسی نہ کسی کے ساتھ کی ضرورت ہمیں ہر وقت رہتی ہے، اور تم کیوں کسی کو اپنے ماضی کے بارے میں بتاؤ گی؟ کیا میں اسے دھوکہ دوں؟ شانزے کو اپنے سماعتوں پر شک ہوا تھا۔ آخر انادل کہنا کیا چاہتی تھی؟ نہیں شانزے، یہ دھوکہ نہیں ہے۔ جب تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہو، توبہ کر چکی ہو، تو پھر تمہاری ماضی کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ تمہیں پتہ ہے شانزے، ہم عورتیں یہیں پر سب سے بڑی غلطی کرتی ہیں۔ اپنے شریک حیات کو اپنے ماضی کے بارے میں سب بتا کر ہم خود ہی اپنی زندگی مشکل بنا لیتی ہیں۔ ایسے کرنے سے دلوں میں رنجشیں اور قداوتیں بڑھتی ہیں۔ چاہے مرد ہو یا عورت، اپنی ماضی کی غلطیوں کا اپنے شریک حیات کے سامنے اعتراف کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ خیانت نہیں ہے۔ خیانت تب ہوتی ہے جب آپ کسی کے نکاح میں رہتے ہوئے کسی سے تعلق بنائیں۔ اس لیے جن گناہوں پر توبہ کر لی جائے تو ان کا ذکر کسی انسان کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تو معاف کر دیتے ہیں مگر لوگ معاف نہیں کرتے۔ انادل کی آنکھوں کے سامنے شاہان کا چہرہ لہرایا تھا۔ اس نے بھی تو اسے معاف نہیں کیا تھا، مگر شاہان نے معافی کب مانگی تھی؟ ریپ کرتے وہ آگے جا رہا تھا۔ اچانک ہی سڑک پر کھڑی ایک گاڑی کے پاس کھڑے ایک شخص کو دیکھ کر اس نے بریک لگائی تھی۔ میں کچھ مدد کر سکتا ہوں؟
यकदम ही पटले थे। सामने खड़े नौजवान को देखकर वो मुस्कुराए थे। जी बेटा प्लीज, वो मुस्कुरा कर पीछे हटे थे। इसे तो मैकेनिक के पास लेकर जाना पड़ेगा। अगर आप कहें तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं। ठहरा हुआ लेजा पुरकशिश नकूश एहतराम कहे गए लेजा वो वाकई मुतासिर हुए थे। शुक्रिया बेटा। अपने घर के सामने गाड़ी रुकती इन्होंने शुक्रिया अदा किया था, जबकि सामने मौजूद बंगले को देखकर वो चौंका था। ये आपका घर है? वो जैसे तस्दीक चाहता था। जी अंदर आइए, चाय पीती है, इन्होंने मुस्कुरा कर ऑफर कही थी। नहीं, मुझे देर हो रही है, फिर किसी दिन। अपने तबसरात पर काबू पाते वो बदबख्त मुस्कुराया था। बिल्कुल भी नहीं, अनजान होते हुए भी आपने मेरी मदद की है। कम से कम मुझे शुक्रिया अदा करने का मौका तो दे। हम अनजान थोड़ी हैं। सामने मौजूद बंगले की तरफ देखते वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया था। शुक्रिया की कोई बात नहीं, आखिर इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। वैसे भी मेरी नमाज कज़ा हो रही है, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। अंदाज़ा नहायत ही धीमा और माजरत ख्वाना था। वो वाकई हैरान हुए थे। आजकल कहाँ इस किस्म के नौजवान पाए जाते थे। आपका नाम क्या है? गाड़ी से बाहर निकलते उन्हें अचानक ही याद आया था। अहमद, मेरा नाम अहमद है, शगस्ती से मुस्कुरा कर कहते इसने गाड़ी स्टार्ट की थी। डॉक्टर साहिबा, अगर हो गया मैं आना तो आप प्लीज़ मेरे कमरे से चली जाए, मैं कुछ देर सोना चाहता हूँ। वो अब सख्त बेजार हुआ था। नहीं, अभी कहाँ। इसे गोरी से नवाजते अब उसकी नफ्स चेक कर रही थी। साइमा प्लीज़, इसने गोया मिन्नत की थी। आज तुम्हें पता लगा कर ही लगाऊंगी। एसएम के तुम्हें कौन सा मर्ज है? मुंह बसोरे साइमा ने एक बार फिर इसकी हाथ को अपनी गिरफ्तार में लिया था। मेरा मर्ज लाइलाज है। वो बसी से हंसा था, जिस पर साइमा ने ना समझी से इसकी तरफ देखा था। मुझे इश्क हुआ है, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया था। साइमा इसकी बड़बड़ाहट नहीं सुन सकी। कौन सा मर्ज है तुम्हें? कोई मर्ज नहीं है। इसे हाथ से पकड़ते कमरे से बाहर निकालते दरवाज़ा बंद किया। इसने एक गहरी सांस खारिज की थी। आंख से बहते एक आंसू को साफ करते वो बेबसी से मुस्कुराया था। अब नज़र लगाने का इरादा है क्या? अनाया ने जूस का गिलास साइड पे रखे शिकायती नज़रों से कहा था। हाय, अरमान ने सर्द आ भरी थी। नजरें अब भी अनाया के चेहरे का तवाफ कर रही थी। ऐसे देखने का मकसद, आज से पहले कभी कोई हसीन और ज़हीन लड़की नहीं देखी क्या? एक अदा से बालों को झटका देकर पीछे करते अनाया ने अपनी तारीफ की थी। एक सेकंड। अरमान ने आंखों की पत्तियां सुकड़े अनाया का जायजा लिया था। वो दोनों इस वक्त एक रेस्टोरेंट में मौजूद थे। ये हसीन तक तो समझ आता है, इस दुनिया में ब्यूटी पार्लर और फिल्टर मौजूद है, मगर ज़हीन लड़कियां ज़हीन भी होती हैं क्या? अरमान ने एक आंख उचकाकर लब दबाए कहा था, जबकि इसकी बात पर तो अनाया के तन बदन में आग ही लग गई थी। गुस्से से पैर पटकती वो वहाँ से जा चुकी थी। एनी सुनिए तो, वो मुस्कुराता इसके पीछे गया था। मैं मजाक कर रहा था, इसका हाथ पकड़ते अरमान ने महादरत की थी। नहीं, अब मैं क्यों आऊँ? नहीं, अब क्यों आए हैं मेरे पीछे? मुंह बनाए वो अब नखरे दिखा रही थी। मैं तो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता हूँ, लेकिन देर आपकी तरफ से है। वो जब भी रिश्ता ले जाने की बात करता था अनाया इसे टाल देती थी। इसमें मेरा कसूर थोड़ी है। मेरे ऊपर एक चुड़ैल बैठी है और इससे पहले मेरी शादी क्या रिश्ता भी नहीं हो सकता। अनाया बिल्कुल ठीक कह रही थी। घर पर सब इसे किसी छोटे बच्चे की तरह समझते थे। इसकी शादी का ख्याल तो कभी भूल कर भी किसी के ज़हन में नहीं आया था। आपकी बहन क्यों नहीं शादी क्यों नहीं करना चाहती? पहले जब अनाया इस तरह बदतमीजी से अनादिल का जिक्र करती थी तो अरमान इसे टोक देता था, मगर अब वो इन सब का आदी हो चुका था, क्योंकि इसका दिमाग ख़राब है। मुंह फुलाए अनाया ने अरमान की मालूमात में इजाफा किया था, जिस पर मैं नफ़ी में ही सर हिला सका था। कर्ली पैकिंग कमरे में दाखिल होती ही सामने पड़े बैग को देखकर अनाया ने नागवारी से पूछा था। बैग की जेब बंद करते अनादिल ने सर हिलाया था। वैसे मोहित भाई में किस चीज़ की कमी है? अनादिल के हाथ यकदम ही रुके थे। वो आज भी तुम्हें अपनाने को तैयार हैं और अब तो इन्हें तुम्हारे पर्दे पर भी कोई एतराज़ नहीं है। वो होता कौन है मेरे पर्दे पर एतराज़ करने वाला? वो यकदम ही फट पड़ी थी। और जब मैंने कह दिया मुझे शादी नहीं करनी तो फिर नहीं करनी, मरो सारी जिंदगी कवारी। कहते साथ ही वो अपने सामने पड़ी किताबों को एक हाथ से परे धकेलती गुस्से से कमरे से बाहर गई थी। मेरी कौन सा उम्र निकली जा रही है जो सबको मेरी शादी की फिक्र लगी है? वो पूरी कुव्वत से चलाई थी। अनादिल अनाबिया और ज़ीशान के साथ लाहौर जा रही थी, क्योंकि मरियम की शादी लाहौर में हो रही थी और इशफाक साहब भी इनके साथ जा रहे थे, क्योंकि लाहौर में इनकी एक बहुत अहम मीटिंग थी।
तुम चल रही हो ऐसा मैं कुछ नहीं सुनूंगी। दोनों हाथ कमर पे रखे साइमा ने इसे घूरा था। मेरा मूड नहीं है, इसने फौरन इनकार किया था। तुम्हारे मूड की ऐसी की तैसी। 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद वो इसे मनाने में आखिर कामयाब हो चुकी थी। लाहौर खनक सर्द और चांदनी रात में हर चेहरा चमका रहा था। वो एक बहुत ही खूबसूरत फार्म हाउस था जहाँ पर आज मुल्क के तमाम नामूर बिजनेसमैन मौजूद थे। बहुत ही हाई सिक्योरिटी में इस पार्टी का एहतमाम किया गया था। काले रंग के नफीस से अबाए में मुलव्वस और उस पे हल्के से काम वाली खूबसूरत सी सफ़ेद चादर ओढ़े वो कदम कदम आगे बढ़ रही थी। दिल की अजीब सी कैफियत थी, ऐसे कैसे जैसे कुछ अनवोई होने वाली हो। मरियम की शादी के बाद इशफाक साहब के सार पर आज अनादिल इनके साथ आई थी, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट की कामयाबी को सेलिब्रेट करने वो यहाँ मौजूद थे, इसमें अनादिल का बहुत बड़ा हाथ था। तकरीबन 3 महीने पहले ही अनादिल ने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा था और ये इसका पहला प्रोजेक्ट था जिसमें इसको कामयाबी हासिल हुई थी। अब इशफाक साहब बारी बारी सबसे मिल रहे थे और अनादिल भी इनके साथ थी, मगर दिल बहुत बेचैन था। वहाँ मौजूद सब लोगों ने इस अबाए में मौजूद लड़की को बहुत अजीब नज़रों से देखा था, मगर अनादिल को इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो ऐसी निगाहों की आदी थी। कैसे हैं शाहनवाज साहब? इशफाक साहब खुशदिली से इनके गले मिले थे। बिल्कुल ठीक, आप सुनाए। रस्मी सी अलीक सी के बाद इन्होंने ज़ीशान और अनादिल का तारुफ करवाया था। अनादिल को देखकर वो एक लम्हे को टिकते थे। वजह इसका अबाया था, मगर इस सब के बावजूद भी इसकी शख्सियत में एक गरेज था। वो पर-एतमाद थी और इस चीज़ ने इन्हें काफ़ी मुतासिर किया था। हाय, एक लड़की मुस्कुराती हुई अंतक आई थी। इनसे मिले इशफाक साहब, ये मेरी भतीजी साइमा है। वैसे तो ये एक डॉक्टर है, मगर इन्हें बिजनेस में ज़्यादा दिलचस्पी है। अब वो लोग मुस्कुरा कर एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे, मगर अनादिल को इस गुफ्तगू में बिल्कुल दिलचस्पी न थी। मेरा बेटा भी यहीं कहीं होगा, मैं आपको मिलवाता हूँ, इन्होंने साइमा की तरफ देखकर कहा, जिस पर वो अस्पात में सर हिलाती आगे बढ़ी थी। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? इसे एक कोने में खड़ा देखकर साइमा ने इसके बाजू में अपना हाथ डाले पूछा था। वैसे ही अपने माथे को छूते वो शदीद बेचैनी की हालत में गोया हुआ था। यहाँ कदम रखती इसकी दिल की अजीब हालत थी। कुछ ऐसा ज़रूर था जो इसे बेचैन कर रहा था। अंकल, ये मेरे कज़न है शाहान मीर अहमद। साइमा ने इसकी बाहों में बाहें डाले इशफाक साहब से शाहान का तारुफ करवाया था। अनादिल ने चौंकते हुए फौरन नजरें उठाई थी। सामने मौजूद शख्सियत को देखकर इसके कदम लड़खड़ाए थे। ओह अहमद, शाहान मीर अहमद। इशफाक साहब फौरन ही इसे पहचान गए थे। इस दिन शाहान ने इनकी मदद की थी। मुझे इस दिन भी लग रहा था कि मैंने आपको कहीं देखा हुआ है, मगर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि इतना बड़ा बिजनेसमैन इस तरह सड़क पर किसी की मदद करेगा। इनकी बात पर वो मुस्कराया था। इसकी मुस्कुराहट ठहरी हुई और बेहद दिलकश थी। अनादिल को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। थोड़ी सी बातचीत के बाद शाहान की नज़र थोड़े साइड पे खड़ी इस लड़की पर पड़ी थी। भूरी आंखें हेजल आंखों से टकराई थी। एक लम्हे के लिए सब रुक गया था। वक्त थम चुका था। हर तरफ सन्नाटा था, गहरा सन्नाटा। इस सन्नाटे में सिर्फ एक शोर था, दो दिलों की धड़कनों का शोर। वो इसे पहचान चुका था। एक निकाब क्या तो वो तो हजारों पर्दों में भी पहचान सकता था, और वो भी इसे पहचान चुकी थी। वो पहले से ज़्यादा दिलकश लग रहा था, या फिर शायद अनादिल ने पहली बार इसे इतने गौर से देखा था। इसकी आंखों में कुछ था, शदीद शिकवा, मगर वो समझ नहीं सकी आखिर किस किस्म का शिकवा। अब अनादिल की नज़र इसके पहलू में इसके बेहद नज़दीक खड़ी लड़की पर पड़ी। यकदम ही अंदर कुछ टूटा था। आंखें नमकीन पानियों से के बोझ से भर गई थी। आंखों में अब मजीद ये बोझ उठाने की सकत न थी। इन्होंने फौरन ही इसके बोझ को आंसू की सूरत में बह निकाला था। अब आंखों का ये बोझ इसके गाल को भिगो रहा था। अपनी मताए जान की आंखों में इस तरह बेयकीनी और आंसू देखकर शाहान ने फौरन ही साइमा को खुद से दूर किया था। चचा जान, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे घर जाना है। इससे पहले कि वो ज़मीन पर गिरकर धाड़े मार मार कर रोती, इसने बर वक्त यहाँ से जाने का फैसला किया था। बेटा, क्या हुआ? अनादिल की हालत देखकर वो बहुत परेशान हुए थे। ज़ीशान भी नहीं है यहाँ पर, आप कैसे जाएंगी? वो वाकई इसकी बिगड़ती हालत देखकर परेशान हुए थे। ज़ीशान अभी अभी अनाबिया की कॉल पर वापस आया था। वो माँ बनने वाली थी, जिसकी वजह से इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी। इसमें फ़िक्र वाली क्या बात है? शाहनवाज साहब ने मुस्करा कर लापरवाही से कहा था। शाहान, इन्हें घर छोड़ाओ। इन दोनों ने एक साथ ही चौंक कर इनकी तरफ देखा था। इशफाक साहब, अगर आपको कोई इतराज़ ना हो तो।
نہیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے مسکرا کر انادل کی طرف دیکھا، جس پر انادل نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بیٹا بہت شریف لڑکا ہے، آپ اعتبار کر سکتی ہیں، اشفاق صاحب نے گستی سے انادل کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا۔ جی کچھ زیادہ ہی شریف ہے، وہ کہنا تو یہی چاہتی تھی مگر زبان نے بالکل ساتھ نہ دیا تھا۔ میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو میڈم، یقین کریں صحیح سلامت گھر پہنچا دوں گا۔ چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے وہ اس سے بہت کچھ ستا گیا تھا۔ بوجھل قدموں سے وہ شاہان کے پیچھے چل رہی تھی۔ حیرت اسے اشفاق صاحب پر ہوئی تھی جو اسے کسی بھی راہ چلتے فضول انسان کے ساتھ رات کے سپیر بھیج رہے تھے۔ ہم اس گاڑی میں جائیں گے۔ انادل کی بات پر شاہان نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ گاڑی کی چابی ہے تمہارے پاس؟ اس عجیب و غریب سوال پر شاہان کے ماتھے پر بل پڑے تھے اور اس نے ساتھ ہی ساتھ اپنی کوٹ کی جیب سے چابی نکال کر انادل کے سامنے لے آئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے فوراً چابی چھپتے انادل بھاگ کر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی تھی اور شاہان کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی وہ گاڑی اڑا لے گئی تھی۔ ارے اس کی سمجھنے تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری گاڑی، شاہان نے دانت پیسے تھے۔